महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने को लेकर इस वक्त देश में सियासत गर्म है। इस बीच पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन हुआ है। करीब 30 मिनट तक पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले उन्होंने माताओं बहनों से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, टीएमसी का नाम लिया, सपा का नाम लिया, डीएमके का नाम लिया और कहा कि इन्होंने भ्रूण हत्या की है और देश की नारी शक्ति इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी, ये उनके अपराधी हैं। तो पीएम मोदी के 30 मिनट के इस संबोधन का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र जी, आपको ये स्पीच कैसे लगी? देखिए वैभव, पीएम मोदी का जब 8 बजे की बात आती है, इस बार वो 8:30 बजे हो गया, तो लोग सबसे पहले तो ये सवाल पूछने लगे कि ये 8 बजे की जगह 8:30 बजे क्यों हो रहा है। तो फिर ये मजाक चलने लगा कि चलिए जी, गर्मियों में जैसे टाइम बढ़ा दिया जाता है वैसे मोदी जी ने अपना टाइम बढ़ा दिया है और नोटबंदी जैसी कोई खबर एटलीस्ट नहीं आने वाली है। हम लोग न्यूज़ रूम में तो ये स्पेकुलेट कर ही रहे थे कि वो विमेन रिजर्वेशन बिल पे बोलेंगे, लेकिन उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने के लिए ये समय क्यों चुना सबसे पहले तो, और आज जो स्पीच जो था 30 मिनट में उन्होंने क्या बोला अगर हम सुने तो उन्होंने कम से कम 50 बार तो कांग्रेस का नाम लिया होगा कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। अब जब आप ये बोलते थे कि कांग्रेस दोषी है, नेहरू दोषी है, सब दोषी हैं, और आप ये बोलते थे कम से कम 10 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगता था लोगों को सुनने में कि हाँ जी, कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, किसी को कुछ नहीं करने दिया। लेकिन अब पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे औरतों के लिए अब वो मल युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि भारत की औरतों के लिए मैं मल युद्ध करूंगा, मैं सबको जिताऊंगा, मैं सबको हक दिलाऊंगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपके खुद के पार्टी में कितने सारे रेपिस्ट हैं जिनके बारे में आपने कितनी चुप्पी रख रखी है। चलिए हम बात करते हैं कि उन्होंने बोला क्या। तो उन्होंने माफी मांगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मैसेजिंग किया कि कांग्रेस ने केवल इस बिल को ही नहीं, लेकिन कितने सारे बिल्स हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं जिसको देश में बढ़ाया है। उन्होंने बात की ओबीसी रिजर्वेशन की, उन्होंने फिर बात की कि जीएसटी की, बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि कांग्रेस के समय में आई थी, कांग्रेस के समय में उसको प्रपोज किया गया था, फिर ये आया मोदी जी के समय में, वो पास हुए। अब बात हो रही है कि 66% जो वोट है वो आपको क्यों नहीं मिला। मोदी जी ने ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि आपके कितने सारे सांसद जो थे वो तो लोकसभा में आए ही नहीं वोटिंग करने। आपको अगर बिल पास करना होता है, आप व्हिप जारी करते हो, आप बोलते हो अपने सांसदों की कि आपको वहां रहना, उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको आपने बंगाल में प्रचार करने के लिए भेजा। आपको समझना पड़ेगा टाइमिंग। बंगाल मोदी जी का ड्रीम है, अमित शाह का ड्रीम है। अब ईवीएम की बात होती है, ईवीएम सच है कि गलत, लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के साथ है, उन्होंने खुद अपना एक ट्वीट करके बता दिया कि ममता को हम सबक सिखाएंगे। तो ये जो मैसेजिंग थी आधे घंटे की, एक बहुत अच्छा प्रचार लगा कि सारी पार्टियों को आप धोइए। चाहे तमिलनाडु की बात हो, तमिलनाडु में इलेक्शन अभी बाकी है, फिर अभी आपकी बात हो बंगाल की जहां इलेक्शन बाकी है, आप वहां की महिलाओं से डायरेक्ट कनेक्ट करने का आपके पास बहुत अच्छा एक बहाना था। मोदी जी के लिए जो कल हुआ संसद में वो जीत से कम नहीं है। आपके पास ये ठीकरा फोड़ने के लिए बहुत अच्छा बहाना मिला, आपने एग्जैक्टली वही किया। अब हम आपको थोड़ा बता दें कि मोदी जी ने क्या किया जब ये स्पीच वो देने वाले थे, उसके पहले क्या क्या स्पीच में क्या बोला। मुझे नहीं लगता बहुत कुछ नया बोला है, वैसे ही रिपीटेड बातें थी, लेकिन स्पीच के पहले की प्लानिंग जानना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि उनके अंदर में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या हैं और उनके अंदर की मंशा पता चलती है। उन्होंने अपने सारे सांसदों को बोला कि आप मेरी जो स्पीच है उसको आप सुनिएगा किसी एक ऐसी जगह पे जहां पे सभी लोग हो, यानी सार्वजनिक जगह पे सुनिए। वहां पे औरतों को आपको इकट्ठा करने का टास्क दिया गया कि आप 100 औरतों को जरूर इकट्ठा करिए। ये सब क्यों किया आपने? क्या रीजन है आपका? आप 8 बजे 8:30 बजे जो आपको बोलना है, सबके घर टीवी है, सार्वजनिक जगह पे करने का यही एक रीजन है कि आप अपना जो प्रचार है, अपना जो भी आप इलेक्शन को लेकर के आपकी जो आतुरता है जिससे आप निकल ही नहीं पाते, उससे आप नहीं निकल पाए। ये स्पीच में यही नजर आया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इतनी जो हम बातें कर रहे औरतों की, हम भी चाहते हैं कि औरतों को सारा हक मिले, लेकिन ये जितनी भी पार्टियां, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो या बीजेपी हो, मैं थोड़ा सा डेटा बता देता हूं कि कितने सारे एमपीज और एमएलए हैं जिन पे ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते। इन सब पे केसेस चल रहे हैं, भले ही प्रूव ना हुए, बहुत सारों पे तो प्रूव हो गया, उनको आपने निकाला। लेकिन बीजेपी में
54 ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिन पे रेप या मोलेस्टेशन और वायलेशन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये केसेस चल रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस में 23 ऐसे एमपी एमएलए हैं, टीडीपी में 17 हैं और बीजू जनता दल में भी 9 हैं, सोचिए। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति उसमें भी 7 है, बाकी पार्टियों में भी है। तो जहां तक औरतों की बात आती है, पहले तो ये समझिए कि भारत में औरतों की रियलिटी क्या है। आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे घर की औरतें क्या 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद सड़क से बाहर जो नहीं निकल सकती, आप उनको राइट्स देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की राइट्स। और 2023 की बात है, 2022 की बात है, उस समय आपने कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे जो निराशाजनक चीज हमारे लिए थी वो ये थी कि आप 11 साल बाद भी बस कांग्रेस 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 कर रहे हो। जनता थक चुकी है, अब उनको ये सुनने में मजा नहीं आ रहा है। और एक बात ये भी है कि 2029 में मोदी जी तो लड़ने वाले हैं नहीं, उनका शरीर अब थक चुका होगा और 2029 में बीजेपी के लिए लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर इनका इतना मन साफ और पाक था, वो डीलिमिटेशन को किसी जनगणना के बिना लागू करने की कोशिश नहीं करते। तो पूरे जितना भी वर्ड उन्होंने बोला उसमें यही समझ में आया कि कांग्रेस उनको काम नहीं करने दे रही। लेकिन ये जो स्पीच थी इनकी, इसका कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को सुनोगे आपको एग्जैक्टली यही बातें सुनने को मिलेंगी कि कितने बुरे आदमी थे ओबामा, कितने बुरे आदमी थे बाइडेन, कैसे उन्होंने पूरे अमेरिका को बर्बाद किया। आज जो भी बुरा हो रहा है अमेरिका में वो बाइडेन, ओबामा और डेमोक्रेट्स की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली सेम लाइन पे पीएम मोदी ने बात की। उन्होंने बोला कि आज तक जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं भारत में वो सब कांग्रेस काल में जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो हमने क्या अचीव किया है आज तक, राम मंदिर के अलावा मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा उसको देखना बहुत जरूरी है। इस स्पीच में मुझे कांग्रेस की इतनी बार इतना मतलब मैंने सुना कांग्रेस 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 कि मुझे लगा कि इसमें कुछ नया तो नहीं है। और बिल को बचाने तक की जहां बात है कि हम उसको पास कराएंगे, आप कब पास कराएंगे, जब आपके पास उतना बहुमत होगा। बहुत कुछ बदल जाएगा अगर डीलिमिटेशन होता है तो। और जैसा बात हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की सीट्स का बंटवारा बिल्कुल बदल देगा हर चीजों को, तो उनको बताना चाहिए था कि भैया हमने डीलिमिटेशन को क्यों इंक्लूड किया इस बिल के साथ। आप अलग अलग कराते और फिर देखते तो हो सकता है कांग्रेस भी आराम से उसको पास होने देती। ये भी बात हो रही थी कि आप किसी एक महिला को बनाइए गृह मंत्री या प्रधानमंत्री और दिखाइए कि आप कितना क्लोज हैं औरतों के साथ। लेकिन आपको पता ही है कि जितने भी औरतें बनी हैं आज तक मंत्री, उसको भी लेकर के मधु कीश्वर और बाकी के लोगों ने क्या क्या सवाल उठाए हैं। मधु कीश्वर एक औरत जिसने उनके ऊपर किताब लिखी थी और उनके साथ तो मैंने पर्सनली भी काम किया है, तो मुझे पता है कि जब उस समय वो किताब लिखी रही थी, मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, जब वो किताब लिख रही थी, उन्होंने इनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पार्टी को ये समझना पड़ेगा औरतों की इज्जत की जब आप बात कर रहे हैं तो कितनी इज्जत हम देते हैं भारत में औरतों को, तब अगर वो बात को उठाएं तब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि सड़कों पे औरतों के साथ मोलेस्टेशन होता है, इनकी पार्टियों के लोग भी काफ़ी कुछ करते हैं। उत्तराखंड का केस अभी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है और लोग जानते हैं कि सच्चाई उसके पीछे क्या है। बिल्कुल। और पीएम मोदी के 30 मिनट के संबोधन को लेकर बंगाल चुनाव से भी इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे वक्त पे ये बिल आनन फानन में लेकर आई क्योंकि अभी कोई सत्र चल नहीं रहा था सुनियोजित जो पहले से हो। विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिनों का और उसमें ही ये सब कुछ हुआ और इससे फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बता दें कि पीएम मोदी के संबोधन में आपको 1-2 नए शब्द भी इस बार सुनने को मिले होंगे, जैसे उन्होंने कहा भ्रूण हत्या की है विपक्ष ने, और कई सारे और भी शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर विपक्ष से देखते हैं कैसी इस पर प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आप देखिए पीएम मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर। भ्रूण हत्या और ये सब वर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं, यू कैन मेक अ डायरेक्ट कनेक्ट विथ अ मदर। एक औरत या एक माँ जब ऐसे वर्ड सुनती है कि कांग्रेस ने तो भ्रूण हत्या कर दी, तो ये कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स उनके पास राइटर्स हैं, वो लिखते हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस लिखते हैं। पीएम मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते भी हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आपको समझना है कि उसमें कंटेंट जो है वो जनता उससे कितना कनेक्ट करेगी। आज आपको सच्चाई से थोड़ा कनेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में महंगाई किस लेवल पे जा रही है। अर्थव्यवस्था की जो बातें करते थे उसकी हवा निकली। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम चौथी अर्थव्यवस्था थे
पहली अर्थव्यवस्था अगर 30 ट्रिलियन पे तो हम 3 ट्रिलियन वाले, तो हम अपने आप को फर्स्ट वालों से कैसे कंपेयर करें। चलिए अब छठे पे आ गए हैं, लेकिन जो भारत की बड़ी समस्याएं हैं उसको इग्नोर करना बहुत आसान है। ट्रंप, मैं हमेशा ट्रंप और मोदी जी की बात कर रहा हूं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो दोनों ने एक दूसरे से लगता है बहुत कुछ सीखा है। पॉलिटिक्स कैसे चलानी है, सरकार कैसे चलानी है, कैसे हर बार अगर आप 10 साल से राज कर रहे हो फिर भी कैसे आप मुद्दों को दूसरों के ऊपर थोप सकते हो। और कांग्रेस, चलिए जो भी बोले प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लगता नहीं है कि कांग्रेस भी अगर पावर में होती तो कुछ अलग करती या महिलाओं के लिए सोचती, क्योंकि जब वो थे राज में तो उन्होंने कुछ अलग ही कांड किए थे। हमें तो पता ही है कितने सारे उस समय भी रेप केसेस हुए थे, और रेप केस की वजह से तो कांग्रेस की सरकार तक गिर गई थी। बिल्कुल, देखते हैं पीएम मोदी की स्पीच के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है विपक्ष की और कैसे इस मसले पर आगे बढ़ती है सरकार। जी, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे जो बीजेपी के नेता होंगे, जो मर्द नेता होंगे, वो खुद नहीं चाहेंगे कि ये बिल आए। और जैसा कि हमारे जो अभी सीएम हैं, नोएडा में हम अभी खड़े हैं, जो यूपी के सीएम हैं, उनका बहुत पुराना एक स्पीच अब वायरल होता जा रहा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब भी ऐसा कुछ मामला आता है तो उसमें नेताओं को डिसाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारे नेता जो हैं, जो आरएसएस भी है, उन्होंने बोला था कि औरतों को घर पे ही होना चाहिए। तो बहुत सारे मामले हैं। अगर आप ये रिजर्वेशन बिल लाते भी थे, पास भी हो जाता है, तो आपने देखा है ना पंचायत में क्या होता है, औरतें लड़ती है चुनाव और प्रधान बन जाते हैं कोई और, बहुत कुछ होता है। तो ये तो एक तरीके से औरतों का एक अलग शोषण भी हो सकता है, जिस तरह की हमारी व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है। 75, 76, 78 कितने साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस के? इतने साल हो गए, 75 पार कर चुके हैं हम। तो पीएम मोदी के स्पीच का विश्लेषण हमारा यही रहा और देखते हैं बाकी लोग कैसे इसे लेते हैं और बीजेपी कैसे आगे बढ़ती है इस मुद्दे पर। वो क्या कुछ और करती है, क्या इसे वो चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी या नहीं। तो फिलहाल तक की जो जानकारी थी हमने आपको बताई। बाकी देश दुनिया की तमाम और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.